प्रोटीन में मिलते हैं एक्चुअली। प्रोटीन जो होता है वो टू टाइप से मिलता है, मतलब दो तरह के स्ट्रक्चर में पाया जाता है प्रोटीन को। पहला जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं फाइबरस प्रोटीन। और जो दूसरा प्रोटीन होता है बेटा उसे हम लोग बोलते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। अब देखो बेटा, ये जो फाइबरस प्रोटीन होता है ना, फाइबरस प्रोटीन आपको पता है ये फाइबर है। तो यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड चेन्स होंगे। Okay. यहाँ जो बेटा पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं वो हेल्ड टुगेदर, मतलब वो बंधे होते हैं। कैसे बंधे होते हैं? बाई हाइड्रोजन बॉन्ड एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। डाइसल्फाइड बॉन्ड ही मतलब जनरली बेटा आपके हाइड्रोजन बॉन्ड की तरह ही होते हैं। और ये जो प्रोटीन्स होते हैं ना वो जनरली इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। Okay. इस तरह से प्रोटीन होते हैं जो बेटा वो जनरली इनसॉल्युबल होते हैं। और इसमें एक फेमस एग्जांपल आपको याद रखना है, केराटिन। Okay. केराटिन का नाम सुना है आपने? हाँ सर, बाल के लिए कुछ। हाँ, ये जनरली हेयर में प्रेजेंट होता है। आपने देखा होगा वो बोलते हैं कि शैम्पूज में केराटिन प्रेजेंट है। Yes. ये मायोसिन, मायोसिन्स बेटा। मायोसिन सुना है कहाँ होता है? नहीं सर। मसल में होता है। Okay. ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग होती है बेटा, जिसे हाइड्रोजन बॉन्ड और सल्फर बॉन्ड बोलते हैं, सल्फाइड बॉन्ड बोलते हैं बेटा। और इस तरह की प्रोटीन जनरली इनसॉल्युबल होता है। ग्लोबुलर ग्लोबुलर प्रोटीन में चेन स्ट्रक्चर नहीं होता है, यहाँ पर कुछ राउंडिंग होती है बेटा। तो यहाँ पर राउंडिंग में बता रहा हूँ मैं। यहाँ पर ग्लोबुलर प्रोटीन में क्वाइल स्ट्रक्चर होता है, क्वाइल। क्वाइल्ड या क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है बेटा। और ये केवल एक ही फॉर्म में नहीं मिलता है, ये बहुत सारे फॉर्म में हमें मिलता है। ये पहली चीज तो ये सॉल्युबल होते हैं, पानी में घुल जाते हैं। Okay. और इसका जो सबसे फेवरेट एग्जांपल होता है वो इंसुलिन होता है। Okay. एन एल्यूमिन्स होता है, इंसुलिन एंड एल्यूमिन्स बेटा। तो इंसुलिन आपको पता है यूज इंसुलिन का? नहीं सर। आपको जो डायबिटीज पेशेंट होते हैं ना उनको इंसुलिन इंजेक्शन दिए जाते हैं। Okay. और एल्ब्यूमिन्स कहाँ यूज होते हैं बेटा, याद है? नहीं सर, याद तो नहीं है। मतलब कुछ सुना है? देखो, जैसे जैसे आपको ब्लड कहीं आता है तो आप क्या करते हो ना, आप जैसी चीज लगाना पसंद करते हो ताकि आपको वो क्लॉट बन जाए। हाँ। एलम। अगर कहीं ब्लड लोगों के ब्लड निकलता है तो एलम लगा लेते ताकि वो क्लॉट हो जाए। Okay. तो बेटा वहां पर जो हमें मदद करता है वो एल्बिन्स प्रोटीन ही करता है। ठीक है। ठीक है। तो खैर इतना डिटेल में आपसे नहीं पूछा जाएगा क्योंकि आप तो मैथमेटिक्स स्टूडेंट हो बेटा। केवल ये पूछा जाएगा कि ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होता है, तो आपको बताना है दे आर फाउंड इन क्वाइल स्ट्रक्चर। और ये और भी वेरियस इसके सब टाइप्स भी होते हैं। तो इसके वेरियस सब टाइप्स में लिख देता हूँ, जैसे कि प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर बेटा, और क्वाaternary स्ट्रक्चर।
ओके। अब बेटा यहाँ पर अगर मैं प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करूँ, एक एक स्ट्रक्चर की मैं बात करूंगा आपसे। अब मान लीजिए मैं प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करूँ, अब देखो बेटा यहाँ पर क्या होता है, अगर आपको सब कुछ भूल जाए तो आप ऐसा स्ट्रक्चर बना दीजिएगा, एक ऐसा, ठीक है, एक लीनियर अरेंजमेंट। यहाँ पर ओके। जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं वो याद रखना है बेटा, आपको लीनियरली अरेंज होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक लीनियर होता है बेटा, तो ऐसा होता है, याद रखना है, जैसे पॉलीपेप्टाइड चेन है आपका, तो यहाँ पर अगर मैं बनाऊं पॉलीपेप्टाइड चेन, क्या होते हैं, कुछ आर एच आर एन एच सीओ टाइप का होता है बेटा, फिर यहाँ पे रहेगा आर एन एच सीओ टाइप का, ऐसे रहेगा, ऐसे ही लीनियरली अरेंज होते हैं, ठीक है, ऐसे ही लीनियरली अरेंज होते हैं बेटा। ठीक है सर। और अगर मैंने कोई भी चेंज किया स्ट्रक्चर में, कोई भी चेंज किया, तो पूरा प्रोटीन गड़बड़ा जाता है, पूरा प्रोटीन में प्रॉब्लम आ जाती है। ओके ठीक। अगर मैंने कोई भी एनी सीक्वेंस, if we change in amino acid, it makes different protein, ठीक है। अगर बेटा मैंने कोई चेंज किया तो ये डिफरेंट प्रोटीन बना देता है, ये आपको याद रखना है। ओके सर। अब बेटा बात करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। बेटा सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अगर आपको सब कुछ भूल जाए तो आप ऐसा बनाइएगा, ये एक्चुअली में ये थंब हो, ये प्रोटीन है आपका, ये लीनियर है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर ऐसा थंब लगाओगे और इसको ऐसे ऐसे घुमाओगे, इसकी कॉइलिंग करेंगे, तो ये बेटा सेकेंडरी बन जाएगा। तो मतलब अगर मैं बताऊं आपको तो ये कुछ ऐसा बनता है, ऐसा, ठीक है। तो यहां पर बेटा आप एक्चुअली आपने क्या किया है, ये आपका ऐसा है आर एन एच सी ओ, या हो सकता है यहां पर भी हो जाए आर एन एच बेटा सी ओ, ऐसे, फिर आपका आर एन एच सी ओ, इस तरह का होता है ये, आप देख लो, ये एक मतलब ऐसे एक कर्व की तरह ये बैलेंस होता है। यस। और याद रखना है बेटा यहाँ पर भी आपके सारे तरह के बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है और डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होता है, आपको याद रखना है। ओके। अब ये बेटा बेसिकली दो फॉर्म में मिलता है, ये दो फॉर्म में मिलता है, दोनों फॉर्म आपको याद रखने हैं। एक होता है अल्फा हेलिक्स एंड सेकंड होता है बीटा प्लीटेड सी, दोनों के नाम लिख लीजिए, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड सिक्स। ठीक है। अब अल्फा हेलिक्स मैंने आपको बना दिया, ये सामने बना है बेटा, तो यहां पर क्या है, एक लेयर दूसरी लेयर से, मतलब एक हेलिक्स में जो एक लेयर दूसरे लेयर से हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है एक्चुअली में। हाइड्रोजन बॉन्ड देखिए क्या है, जैसे आर आपने लिखा बेटा एन एच सी ओ, और यहां पर आर लिख दिया, और नीचे वाले से लिखा आर एन एच सी डबल बॉन्ड ओ, और आर लिखा बेटा। तो आपको पता है कि यहाँ पर इस ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है बेसिकली, हाँ। क्योंकि तो एक लेयर बेटा दूसरी लेयर से हाइड्रोजन बॉन्ड बना रही है, तो याद रखना है अल्फा हेलिक्स में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं।
ओके ठीक है, नोट करना है कि अल्फा हेलिक्स में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ओके और कैसे होते हैं, ये हेलिक्स हेलिकल स्ट्रक्चर होता है बेटा, तो एक स्क्रू की तरह होता है। जब देखो ऐसे, जैसे मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पर आप थंब लगाओ, स्क्रू की तरह घुमाते हैं ना, जैसे ऐसे ऐसे yes, एक राउंडिंग हो जाती है। आपको अगर सब कुछ भूल जाए तो आप राउंडिंग शेप बना देना बेटा, और ऐसा थोड़ा बहुत लिख देना, आपको मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है सर। ठीक है। अब बीटा बीटा प्लेटेड शीट का मतलब क्या होता है? शीट, व्हाट इज शीट? फ्लैट ऐसे। हाँ, फ्लैट बेटा। और एक्सटेंशन होता है यहाँ पर, मतलब एक्सटेंशन का मतलब उसकी लेंथ को हम लोग बढ़ाते हैं। ठीक। तो यहाँ पर भी, यहाँ पर क्या होगा बेटा, लाइक एक्सटेंशन हो जाएगा यहाँ पर, ओके एक्सटेंशन हो जाएगा तो इंक्रीमेंट इन साइज हो जाएगा, साइज में इंक्रीमेंट हो जाएगा बेटा। ठीक है, और क्या होता है इसमें? और ये होता है कि यहाँ पर और भी बहुत सारे बॉन्ड होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के अलावा। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड तो होते ही है, सल्फाइड बॉन्ड भी होते हैं, याद रखना है बेटा, इसलिए इसे ओके यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड के अलावा सल्फाइड बॉन्ड भी होते हैं। ओके अब ये बनता कैसे है? ये सीड की तरह बनता है, मतलब ऐसे आर एन एच सी ओ, फिर बेटा आर यहाँ पे लगेगा, फिर आर एन एच सी ओ, आर लगेगा, ऐसे फ्लैट होता है, आर एन एच सी ओ आर, ऐसे होता है। मतलब अगर आप बहुत सारे फ्लैट में एकदम होते हैं, तो फ्लैट में कैसा होता है कि ये आपका एन हो सकता है, यहाँ से एच बॉन्डिंग कर रही है, एच बॉन्डिंग कर ले, या ये वाला एच हो सकता है, यहाँ से एच बॉन्डिंग कर ले बेटा ये। ओके ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फ्लैट होता है, तो फ्लैट में एक्सटेंशन थोड़ा सा हो जाता है इसमें। ओके आपको इतना डिटेल में याद नहीं रखना, बट आपको ये याद रखना है कि अल्फा और बीटा दो फॉर्म होते हैं। अल्फा में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, बीटा में और सारे बॉन्ड हो सकते हैं, और ये फ्लैट स्ट्रक्चर होता है। इतना तो याद रख पाओगे ना? यस सर। अब आते हैं टर्सरी में। टर्सरी में ज्यादा नहीं बताऊंगा, टर्सरी और क्वाaternary को जल्दी खत्म कर दूंगा बिल्कुल। यहां पर बेटा क्या होता है, एक आपकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर ये था, एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर ये था, दो चेन्स आ रहे थे। अब मैंने यस इनको क्या कर दिया, इनको आपस में कनेक्ट कर दिया ऐसे, ओके मतलब और ज्यादा मैंने कॉइलिंग की है, मोर कॉइलिंग यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो मोर कॉइलिंग हो रही है यहाँ पर। एक तो पहली चीज है, मोर कॉइलिंग हो रही है। स्ट्रक्चर बनाने से आपको ये फायदा है कि आपको आइडिया लगने लगा है बेटा कि कैसा क्या बन रहा है। यस और यहाँ पर भी आपको एच बॉन्डिंग तो मिलने ही वाली है, वो तो हमेशा आपको लिखना है, क्योंकि प्रोटीन है तो एच बॉन्डिंग तो होगी बेटा। यस और यहाँ पर और क्या है, एच बॉन्डिंग के अलावा वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है। ओके आपको पता है व्हाट इज वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? यस सर। जो वीकेस्ट फोर्स होता है बेटा, उसे वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। यस और एक्चुअली यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हेलिक्स है हमारे, उनकी फोल्डिंग हो रही है, अगर आप बताओ, ध्यान से देखो बेटा। ओके हाँ ठीक है, बाकी तो आप पता ही है, बाकी कैसे लिखेंगे वो तो आपको पहले से ही पता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे हम लोग बात करेंगे क्वांटिनरी स्ट्रक्चर। तो क्वांटिनरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, ओवरऑल फोल्डिंग फोल्डिंग होती है बेटा।
इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें ओवरऑल फोल्डिंग होती है। ओके। ओवरऑल फोल्डिंग का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर कैसे भी आपका बड़ा ही मतलब कैसा ही कॉम्प्लेक्स फोल्डिंग हो जाती है ऐसे, ओके। इसे ओवरऑल फोल्डिंग बोलते हैं। ठीक है। अब अगर ओवरऑल फोल्डिंग है बेटा, तो दैट मीन्स यहाँ पर बड़ा ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। हाँ। तो यहाँ पर बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। हालांकि इतना ज्यादा डिटेल में पूछा आपसे नहीं जाएगा, बट फिर भी पता होना चाहिए आपको, क्योंकि सिलेबस का पार्ट है तो सब पूछ ही सकते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे सब यूनिट्स लगे होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी के बेटा, क्योंकि क्योंकि वो तो होंगे ही जब क्वांटिनरी है। सब यूनिट्स होंगे प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी के। ठीक है ऐसे। तो ये बात आपको समझ में आ रही है? यस। चलिए, ओके, ये बात भी आपको समझ में आ गई, अच्छी बात है। तो बेटा इस तरह से हमने प्रोटीन खत्म कर लिया। कल मैंने आपको प्रोटीन में, जब भी प्रोटीन स्टार्ट किया था मैंने, सबसे पहले मैंने आपको पेप्टाइड बॉन्ड्स की थ्योरी समझाई थी। पेप्टाइड बॉन्ड कैसे होते हैं, डाइपेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, ट्राइपेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, और प्रोटीन के अंदर पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। प्रोटीन यस। टाइप के प्रोटीन होते थे फाइबरस और ग्लोबुलर। फाइबरस प्रोटीन थोड़ा सा सिंपलर प्रोटीन होते हैं, बट ये पानी में सॉल्युबल नहीं होते हैं। और जब भी प्रोटीन की आप बात करेंगे बेटा, वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड तो बट ऑब्वियस सी बात है। ग्लोबुलर प्रोटीन में प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी और क्वार्टरनरी होता है। और प्राइमरी लीनियर है, सेकेंडरी में हेलिक्स कॉइलिंग है, टर्सरी में ओवरऑल फोल्डिंग से पहले डबल कॉइलिंग है, और टर्सरी में क्वार्टरनरी में ओवरऑल फोल्डिंग है। आप जैसे जैसे स्ट्रक्चर की टाइप बढ़ाते जा रहे हैं, आपको पता है कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती चली जा रही है। यस। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया? यस सर। ओके। तो बेटा इस तरह से हमने प्रोटीन भी ऑलमोस्ट खत्म कर लिया। ऑलमोस्ट क्या, हो ही गया है खत्म। अब एंजाइम्स तो हटा दिया है शायद, एंजाइम्स तो हटा दिया मुझे लग रहा है। एक बार चेक कर लो फिर भी। हाँ सर, वही कर रही हूँ। बस क्लासिफिक हाँ, एंजाइम हटा दिया। यस। वाइटामिन्स, विटामिन्स में क्लासिफिकेशंस और फंक्शंस हटा दिए, और हार्मोन्स में एलिमेंट्री आइडिया एक्सक्लूडिंग स्ट्रक्चर। हाँ बेटा वाइटामिन्स का कुछ आइडिया है आपको? बस विटामिन्स के टाइप्स पता है। हाँ, नहीं नहीं, वाइटामिन्स का मेन रोल क्या होता है हमारी बॉडी में? व्हाट इज द मेन रोल नहीं, ऑफ वाइटामिन्स? टू तो प्रोवाइड एनर्जी। बेटा याद रखना है कि ये मतलब बहुत, मतलब ऐसा नहीं कि विटामिन्स नहीं है कि तो आप लोगों का नुकसान होगा, मतलब बहुत बहुत ही मतलब एलिमेंट्री नहीं होता है विटामिन्स। मतलब अगर मिल जाए तो ये न्यूट्रिएंट होते हैं एक्चुअली में। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे प्रोटीन नहीं मिलेगा तो नुकसान होगा। नुकसान हालांकि इससे भी होगा, कमजोरी आपको, वीकनेस इससे भी आएगी, बट ये बहुत ही नेसेसरी नहीं है। ठीक है, ये मतलब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा है। तो पहली चीज तो विटामिन्स होते हैं, और विटामिन्स का जो दो टाइप होता है वो आपको याद रखना होता है। एक्चुअली विटामिन्स में जनरली क्वेश्चन यही आता है कि विटामिन्स जो वर्ड है वो वाइटल से बना है, और वाइटल का मतलब होता है किसी चीज को मतलब अच्छा कर देना। बोलते हैं कि बहुत वाइटल है, बहुत इंपॉर्टेंट तरह से, तो ये किसी भी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट भी है। दूसरी चीज, विटामिन्स के जो कुछ टाइप होते हैं वो हमें याद करने हैं। जैसे आपने पढ़े ही होंगे, एक ए डी के अलग रख लेते हैं और बी सी अलग कर लेते हैं। ई के अलग कर लेते हैं और बी सी अलग कर लेते हैं। बेटा ये जो एडीके है ना, ये फैट सॉल्युबल है, और ये वाटर सॉल्युबल है। ये पूछा जाता है आपसे, बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। और वाटर सॉल्युबल, इसका मतलब बेटा नीचे वाले वाटर में इनसॉल्युबल है। हाँ। ठीक है। अब
अगर ये फैट सॉल्युबल हैं तो ये बॉडी में स्टोर होते हैं, ओके क्योंकि अगर पानी में घुलेंगे तो पानी में तो घुलेंगे नहीं, इसलिए स्टोर होते हैं। बेसिकली फैट सॉल्युबल का मतलब होता है जो बॉडी में स्टोर होते हैं, ओके ये बॉडी में स्टोर होते हैं। और कहाँ स्टोर होते हैं? लीवर वगैरह में स्टोर हो सकते हैं, ओके लीवर वगैरह में स्टोर हो सकते हैं। वाटर सॉल्युबल जो होते हैं वो जनरली हमारी बॉडी से निकल जाते हैं, क्योंकि अगर ये पानी में घुल रहे हैं तो जाहिर सी बात है बेटा हमारी ये बॉडी से यूरिन यूरिन वगैरह के फॉर्म में निकल जाते हैं बेटा। पहली चीज तो आपको यही याद रखना है, ओके ठीक है? तो इस तरह के जो वाइटमिन होते हैं वो जनरली बेटा निकल जाते हैं, ठीक है? और तो ये एक्सक्रीट हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, इनका एक्सक्रीशन होता है। ओके अब बेटा आपको एक चीज और याद रखनी है कि इस एडीई के और बीसी के कुछ साइंटिफिक नेम होते हैं। जैसे आपको विटामिन बी के बहुत सारे टाइप होते हैं, और इसमें बी 12 आपने सुना होगा, बहुत फेमस होता है, डॉक्टर भी बी 12। और ये होता है बेटा आपका साइनो कोबाल एमाइन। एक दो के नाम लिख लेते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी हमें नहीं इंपॉर्टेंट है और आते भी नहीं कभी, तो उससे कोई मतलब नहीं है। जो बेटा ए होता है इसका नाम होता है रेटिनॉल, रेटिनॉल, ओके रेटिनॉल, ठीक है? और जो सी होता है इसका नाम होता है एस्कॉर्बिक, एसी, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक एसिड, ओके ए एस होगा, सॉरी, ए एस, एस्कॉर्बिक एसिड। अच्छा आपको बेटा थोड़ा थोड़ा यूज पता है कि किसका किसका क्या यूज है? जैसे आप बता सकते हो ए का क्या यूज होता है? विटामिन ए अगर हमारी बॉडी में कम हो गया तो क्या यूज है? हाँ सर, मुझे बस विटामिन बी पता है। विटामिन ए का मतलब अगर यूज, नहीं नहीं, विटामिन डी से क्या होता है? ओके यूज नहीं पता। आपको पता है तो सनलाइट से मिलती है। हाँ सनलाइट से मिलती है, वो पता है। विटामिन ए बेटा जो होता है वो जनरली आईज के लिए बहुत अच्छा होता है। आइस के लिए ओके तो नाइट ब्लाइंडनेस की जिसको शिकायत होती है उसको विटामिन ए दूर करता है। ओके विटामिन बी जो होता है वो बेरी बेरी डिजीज को दूर करता है। बेरी बेरी, बी ई आर आई, बेरी बेरी। विटामिन सी आपको पता है एस्कॉर्बिक एसिड है, मतलब बड़ा यूज हो रहा था आजकल कोविड के टाइम पे, एस्कॉर्बिक एसिड का बड़ा यूज हुआ विटामिन सी का। तो ये जनरली कहाँ होगा, मतलब कहाँ, तो चलो ठीक है, क्यों यूज होगा विटामिन सी? जो विटामिन सी क्या होगा? to fight some cells in the body कुछ ऐसे। हाँ बेसिकली ये देखो, जैसे आपके लेमन में अच्छा होता है तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करेगा। क्योंकि लेमन आपको पता है ना, नींबू हम लोग क्यों खाते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा करता है वो। ओके और विटामिन डी आपको पता ही है रिकेट्स डिजीज को कम करता है। रिकेट्स, या जिन बच्चों में आपको पता है ना, बच्चों में स्टंटिंग होती है, मतलब स्टंटिंग, कि एज के साथ उनका वेट ना बढ़ना, या वेट बढ़ गया तो उनका बॉडी ग्रोथ ना होना। ओके ओके तो उस तरह के डिजीज को रिकेट्स, मतलब उसी तरह का कुछ रोग होता है जिसे सूखा हिंदी में बोलते हैं। मतलब सूखा का मतलब कि उनकी बॉडी ग्रोथ प्रॉपर ना होना। इसके बाद हमें बाकी छोड़ देने, के पे आते हैं डायरेक्ट। विटामिन के क्यों यूज होता है? कि ये ब्लड क्लॉट करने के काम आता है, और इसमें कैल्शियम होता है। वो नोट करना है, यहाँ पर कैल्शियम होता है। तो
ये क्या कर देता है, ब्लड क्लॉटिंग का टाइम इंक्रीज कर देता है। अगर ये नहीं है, अगर मतलब अगर विटामिन के आपकी बॉडी में नहीं है तो ब्लड क्लॉट का टाइम बढ़ा देगा, और ब्लड क्लॉट का टाइम बढ़ाएगा तो आपका ब्लड ज्यादा बह जाएगा, आपको नुकसान हो जाएगा। तो विटामिन ओके। है, तो कैल्शियम इसमें यूज करते हैं, इसमें ठीक है। कैल्शियम का यूज। एक बार आप जरा इसका नेम देख लेना नेट से, आई थिंक कैल्सीफिरॉल या ऐसा कुछ करके नाम होता है, एक बार देख लेना विटामिन के का। हालांकि एनसीईआरटी में तो नहीं दिया गया है, बट ऐसा शायद होता है, कैल्सीफिरॉल या नेप्थोकिनोन ऐसा कुछ करके कुछ होता है, एक बार देख लेना जरा। सर यहाँ लिखा है फाइटोनाडायोन। विटामिन के का नाम, हाँ। और विटामिन ई का देखो जरा। विटामिन ई है RRR अल्फा टोकोफेरॉल। टोकोफिरॉल, हाँ टोकोफिरॉल होता है। और विटामिन के में शायद कैल्शियम होता है, एक बार मैं चेक करके आपको बता दूंगा, ठीक है। ओके सर। मुझे अभी तो याद नहीं आ रहा क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं ये सब, फिर भी एक बार मैं बता दूंगा आपको। तो ये विटामिन बी केवल इतना ही पढ़ना है बस, दैट्स ऑल। ओके। और जो पहला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन यहाँ पर है कि फैट और वाटर सॉल्युबल से ही सवाल आ जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। आपको ओके। नहीं है, फिर भी मैंने बता दिया है। अब बेटा हम लोग बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड की। न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं। आपको पता है न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? तो डीएनए और आरएनए में कुछ। एक्चुअली में ये क्या होता है, हेरिडिटी इंफॉर्मेशन रखते हैं। सर जितनी भी प्लीज। हेरिडिटी इंफॉर्मेशन रखते हैं, अच्छा। मतलब हमें फोर फादर से जो भी आपके जीन्स मिले ना, उनकी इंफॉर्मेशन डीएनए और आरएनए ही तो रखते हैं, या उनके थ्रू ही तो ट्रांसफर होती है हेरिडिटी इंफॉर्मेशन। तो खैर ये तो आपको ठीक बात है। आपको पता है न्यूक्लिक एसिड हमें दो टाइप के पढ़ने हैं बेसिकली, एक तो आरएनए और एक डीएनए। अब देखो बेटा, यहाँ पर पूरा फॉर्म तो आपको पता ही होगा, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। और यहाँ पर होता है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो ये दो तरह के होते हैं बेटा, एक तो राइबोस न्यूक्लिक एसिड एंड डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। अब देखो राइबोस का क्या काम, राइबोस का क्या काम है बेटा, तो राइबोस एक्चुअली पेंटोस शुगर होती है। पेंटोस मतलब 5 कार्बन की शुगर। राइबोस एक शुगर होती है जिसके पास 5 कार्बन होते हैं। जब भी बेटा हम लोग न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं तो वहां पर एक शुगर होनी चाहिए, साथ ही साथ साथ बेस होना चाहिए, याद रखना है। ओके। बेस एंड शुगर होना चाहिए, ठीक है। और फास्फोरस के एसिड होने चाहिए, पी एसिड होने चाहिए, ठीक है। अभी मैं हालांकि बताऊंगा आपको, बट अभी तो एलिमेंट्री आइडिया है कि बेस होना चाहिए, शुगर होनी चाहिए और फास्फोरस के एसिड होने चाहिए। अब शुगर तो हमें समझ में आ गया कि कौन सा शुगर है, तो शुगर होता है पेंटोस शुगर है। आप चाहो तो नाम भी लिख लो यहाँ पर, सॉरी राइबोस शुगर हो गई और इसका स्ट्रक्चर देख लो ऐसे। ऐसे यहाँ पर आपने लगा दिया OH। अब कल परसों ऐसे मैंने बताया था आपको बायोमोलिक्यूल्स में, याद आ रहा है? यस। ऐसे बताया था। यस। ये आपकी राइबोस हो गई, ये राइबोस हो गई। डीऑक्सी राइबोस का मतलब क्या होगा, बता पाओगे आप? ऑक्सीजन की। डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन हटा दिया है हमने,
मतलब ऐसे कुछ। H OH, ऑक्सीजन हटा दिया है तो यहाँ पर डीऑक्सी यहाँ पर हो गया बेटा, OH H बेटा, यहाँ पर H और CH2OH। तो यहाँ पर सेकंड कार्बन पे डीऑक्सी है, सेकंड डीऑक्सी राइबोस। तो आपको आइडिया लग गया होगा ना कि राइबोस क्या होता है और डीऑक्सी राइबोस क्या होता है। यस सर। आपको मतलब आपको यहाँ पर पेंटोस शुगर समझ में आ गई कि क्या होता है। हाँ। बेस की बात करते हैं तो बेस क्या होता है। न्यूक्लिक एसिड पे बेसिकली 5 टाइप के बेस होते हैं बेटा, याद रखना है कि न्यूक्लिक एसिड में बेसिकली 5 टाइप के बेस होते हैं, उनको हम शॉर्ट में लिखते हैं AGTCU, ठीक है। या कहीं कहीं आपको ऐसा भी मिलेगा लिखने को AGCTU। अब एक्चुअली इनके फुल फॉर्म हमें जानने होते हैं, इनके फुल फॉर्म नहीं जानोगे तो आपको समझ में नहीं आएगी चीजें। आपको क्या करना होता है, इनके फुल फॉर्म एक्चुअली हमें जानने होते हैं। जैसे जो बेटा ए होता है ये होता है एडेनिन, एडेनाइन बोलते हैं बहुत लोग, एडेनाइन। जी होता है गुआनाइन, टी होता है थायमाइन, सी होता है साइटोसाइन, ओके। और बेटा आपका यू होता है यूरासिल, यूरासिल, यूरासिल होता है। ठीक है बेटा। ओके यस सर। अब बेटा जो हमारा डीएनए होता है, डीएनए के बाद एडेनिन, गुआनिन, थायरामीन और साइटोसाइन होता है, ये डीएनए का पार्ट होता है। ये डीएनए में 4 टाइप के बेस होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थायमीन एंड साइटोसाइन होते हैं बेटा। ओके। और याद रखना है बेटा जो हमारा आरएनए होता है, एक मिनट में दूसरा पेन ले लेता हूं यहाँ पर। आरएनए जो बेटा हमारा होता है, आरएनए के बाद ऊपर वाले 3 तो होते ही हैं, ये तो होते ही हैं आरएनए में, और हाँ। साइटोसिन की जगह यूरासिल होता है, तो ये आरएनए का पार्ट होता है। ओके। तो साइटोसाइन आरएनए में इंक्लूडेड नहीं है। मतलब बेटा साइटोसाइन की जगह यूरासिल आ जाता है और ऊपर वाले 3 आते हैं। तो आपको याद करने का एक ही मकसद है कि एडेनिन, ग्वानिन और थायोमिन तो हर जगह होते ही हैं, साइटोसाइन और यूरासिल चेंज होते रहते हैं केवल। कोई दिक्कत? नो सर। तो आपको पहले तो यही समझ में आ गया बेटा कि न्यूक्लिक एसिड वास्तव में होते क्या हैं। तो आपको समझ में आ गया बेटा कि न्यूक्लिक एसिड हेरिडिटी इंफॉर्मेशन रखते हैं, और ये 2 टाइप के होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए का मतलब बेसिकली पेंटोज शुगर, न्यूक्लिक एसिड सॉरी पेंटोज शुगर और बेस होता है, साथ ही साथ फास्फोरिक एसिड ग्रुप भी लगा होता है। इतनी बातें क्लियर है बेटा। यस सर। अब जब भी बेटा हम लोग न्यूक्लिक एसिड पढ़ते हैं ना, तो उनके स्ट्रक्चर पे बहुत फोकस करते हैं। तो क्या मैं स्ट्रक्चर बनाऊं या नहीं भी रुकूं, आप लिख रहे हो? मेरे को देखो बेटा जब भी आप लोग स्ट्रक्चर सीख बनाते मतलब बनाना सीखते हैं, एक्चुअली इस डीएनए और आरएनए में मतलब इस अमीनो सॉरी इस न्यूक्लिक एसिड में 2 टाइप के बॉन्डिंग प्रेजेंट होती हैं। याद रखना है 2 टाइप्स की बॉन्डिंग प्रेजेंट होती हैं। एक होती है न्यूक्लियोसाइड और एक होती है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियस फर्स्ट वन इज न्यूक्लियोसाइड
और सेकंड वन इज न्यूक्लियोटाइड। Okay. अब आप सोचो कि सर ये कैसे होती है, समझना है। देखो बेटा, कैसे लगाना है हमें, तो सबसे पहले समझना है कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। न्यूक्लियोसाइड में केवल और केवल पेंटोज शुगर होती है और बेस होता है, Please. Okay. बेस। और न्यूक्लियोटाइड में पेंटोज शुगर होता है, बेस होता है बेटा, और फास्फोरिक एसिड होता है। तीन चीजें लगी होती हैं। ठीक है? आप चाहो तो पी एसिड को फास्फोरिक एसिड पूरा लिख लो। हाँ. ठीक है। अब न्यूक्लियोसाइड अगर आपको बनाना है बेटा, सबसे पहले आप पेंटोज शुगर बनाओगे ऐसे। के बाद यहां पर आपने H बनाया, यहां पर मान लीजिए आप आरएनए बना रहे हो तो ऐसे बनाओगे। ये पेंटोज शुगर है, बट यहां पर जो फर्स्ट कार्बन है ना, यहां पर आपका बेस लगा होता है। वही बेस एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन और यूरासिल बेटा। तो फर्स्ट कार्बन है ना, यहाँ पर बेस लगा होता है। याद रखना है जब भी आप न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। तो न्यूक्लियोसाइड का मतलब क्या होता है, अगर फर्स्ट कार्बन पे बेस आ गया पेंटोज शुगर में तो इसे न्यूक्लियोसाइड बोल देंगे। ठीक है ना, कर लो इसे। Yes. तो न्यूक्लियोसाइड क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड का डेफिनेशन क्या दोगे बेटा। ये हमारा फर्स्ट कार्बन हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया और ये फिफ्थ हो गया। न्यूक्लियोसाइड का क्या डेफिनेशन दोगे बेटा। The attachment of sugar to the first carbon is known as the attachment of base to the first carbon of sugar is known as nucleoside linkage। Okay. ठीक है, तो यहां पर base is attached to the first carbon। Okay. ठीक है, अब बात करते हैं बेटा न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। न्यूक्लियोटाइड लिंकेज क्या होती है। यहां पर सब कुछ वही रहता है, बेस यहां अटैच्ड होता है, बाकी सब चीजें वही रहती हैं। यहां पर भी आपका CH2OH ही रहता है। तो आप बोलोगे सर डिफरेंस क्या होता है। देखो बेटा, ये तो समझ में आ गया आपको, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 5 है। तो यहाँ पर जो फिफ्थ कार्बन है ना, फिफ्थ कार्बन है, यहाँ पर फास्फोरिक एसिड ग्रुप लग जाता है। यहाँ Okay. फास्फोरिक एसिड ग्रुप लग जाता है। इससे पहले कि मैं आपको ये पढ़ाऊं बेटा, इससे पहले मैं आपसे चर्चा करूंगा कि फास्फोरिक एसिड होता क्या है वास्तव में। फास्फोरिक एसिड ग्रुप वास्तव में होता क्या है, क्या बता पाओगे क्या होता है फास्फोरिक एसिड। H3PO4. यस, वेरी गुड, H3PO4 होता है। तो कैसे इसको लगाते हैं, लगाना सीखो बेटा। देखो, आपको स्ट्रक्चर जानते हो H3PO4 का, ये स्ट्रक्चर होता है बेटा, इजंट इट। Yes. तो इसको लगाओगे कैसे, थोड़ा सोचो, इसको लगाओगे कैसे आप। देखो यहाँ पर 3H है, एक ये H है, एक ये H है बेटा, और एक ये H है। Yes. तो एक काम करते हैं आप लोग, क्या करते हैं बेटा, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल ये रिलीज करा देते हैं। Okay. जब वाटर मॉलिक्यूल रिलीज किया और इसके H लोग यहाँ भी कहीं से कनेक्टेड हो गए, यहाँ भी कहीं ना कहीं से कनेक्टेड होगा बेटा, तो यहाँ पर माइनस चार्ज आया, यहाँ पे माइनस चार्ज आया। हाँ. Okay. तो अगर मैं इसे बनाऊं, एक बार देख लेना, अगर समझ में ना आए तो मैं फिर से बता दूंगा। ये बेस, यहाँ पे आपका CH2 और कनेक्ट हो गया O, फास्फोरस डबल बॉन्ड O, O माइनस बेटा।
ये हमारा फास्फोरिक एसिड ग्रुप लग गया, ये बेस लग गया, ये पेंटोज शुगर हो गई। ओके ठीक है। तो ये 3 चीजें आ गई। फास्फोरिक एसिड ग्रुप में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर। अच्छा, याद रखना है बेटा, इसके बाद एक और बॉन्डिंग होती है जब आप न्यूक्लियोटाइड को ज्वाइन कराते हैं टुगेदर, तो एक लिंकेज क्रिएट होती है, इसको बोलते हैं फास्फो डाइईस्टर लिंकेज। ओके। ठीक है, जब न्यूक्लियोटाइड बेटा आपस में ज्वाइन करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं फास्फोडाइईस्टर लिंकेज। और ठीक आपको पता है कहाँ कहाँ से ज्वाइन कराना है आपको? ये आपका 5th कार्बन है, यस और नो? है। यस। 5th कार्बन एक न्यूक्लियोटाइड का, दूसरे न्यूक्लियोटाइड का 3rd कार्बन तो 5 और 3 के बीच में ब्रिज ब्रिज बनता है। तो इस बात को कहा चाहिए तो आप लिख लीजिए बेटा कि ये पेंटोज शुगर का 5th कार्बन और पेंटोज शुगर के 3rd कार्बन के बीच ये लिंकेज बनती है। मैं ऊपर ही लिख देता हूँ ताकि आपको मदद मिल जाए। तो पेंटोज शुगर का, एक सेकंड, 5th और 3rd कार्बन के बीच ये लिंकेज क्रिएट होती है। ठीक है बेटा? यस। अब डाइस्टर लिंकेज एक बार जरा आप देखना, एनसीईआरटी में दी गई है, एक बार देखना, अगर आपको नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछना। ओके। ठीक है, एक बार ट्राई करना कि कैसे बनती है, एक बार ट्राई कर लेना, अगर बन जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं आपको बता दूंगा। ओके। चलो मैं बता ही देता हूँ यार, तो आप फिर परेशान हो जाओगे। तो फास्फोडाइस्टर लिंकेज बनानी है आपको। देखो कैसे बनानी है। आप सबसे पहले दो मॉलिक्यूल लो न्यूक्लियोटाइड के। कैसे बनाओगे न्यूक्लियोटाइड? ऐसे लो, यहां पर आपका H और OH जो भी चलता हो अलग छोड़ दो, और एक दूसरा ले लो, ऐसा बेटा। अब देखो, ये हमारा 1 है, ये 2 है, यहाँ 3 है, तो 3 पे हमें क्या चाहिए? यहाँ पे OH और H होता है। यहाँ 1 2 3 4 और 5 पे क्या चाहिए? यहाँ पर ऐसे लगा होता है CH2O P डबल बॉन्ड O, ऐसे लगा होता है, अगर याद हो आपको, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको। यस। ऐसे होता है। अच्छा, यहाँ पर आपको पता ही है H होता है, H और CH2OH, और यहाँ पर तो बेस लगेगा ही, यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पे तो बेस लगेगा ही बेटा, यहाँ पर भी बेस लगेगा, ये बात तो आपको समझ में आ रही है। और अब यस। किसके बीच करनी है? इस 3rd के बीच करनी है और इस 5th के बीच करनी है, यहाँ पर 3rd और 5th के बीच बॉन्डिंग करनी है। तो ओके। कुछ ऐसा जुगाड़ लगाना है हमें कि ये दोनों कनेक्ट हो जाए। कुछ ऐसा जुगाड़ लगाना है बेटा कि ये दोनों हमारे कनेक्ट हो जाए। तो कनेक्ट कैसे करोगे? कुछ आइडिया बताओ मुझे। मैंने मैंने कनेक्टिविटी अब काफी सिखाई है, आप सोचोगे कनेक्ट कैसे करोगे ऐसे? कुछ जुगाड़ बताइए आप मुझे। सर हम वाटर फिर से निकाल सकते हैं। हाँ, एक बात तो वो भी है। अब यहाँ तो मैंने पहले ही आपको O- करके रखा है, तो आप एक काम करो ना, उस O- को ही कनेक्ट कर लो ऊपर, ऐसे। अच्छा ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है, ऐसे ऐसे बेटा, और इसको यहां से कनेक्ट करो। देखो ये
CH2 O, उसके बाद फास्फोरस लगा दिया, फास्फोरस के पास डबल बॉन्ड लगा दिया यहाँ पर। अब इसको O कनेक्ट करना है तो O से यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर दो, ये O, फिर यहाँ पर O माइनस बेटा, ओके ठीक है सर। यहाँ पर बेस, यहाँ पर बेस, ऐसा। मतलब यहाँ पर जो लिंकेज हो रही है, मैं अगर बताऊं आपको रफली बहुत लिंकेज बताऊं, तो यहाँ पर ये वाली लिंकेज हो रही है O माइनस, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O ऐसे कनेक्ट हो रहा है ऊपर, और यहाँ पर O, ओ माय, तो ये आपका CH2 से ऊपर कनेक्ट हो गया, और यहाँ पर ये पेंटोस शुगर से डायरेक्टली रिलेट हो गया, ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है ओके सर, एक समय बना लो सर। तो ये आपकी क्या होती है बेटा, ये आपकी फास्फोडाइस्टर लिंकेज है। जब भी दो न्यूक्लियोटाइड आपस में कनेक्ट होते हैं तो फास्फो डाइस्टर लिंकेज से कनेक्ट होते हैं, याद रखना है। वो फास्फोडाइस्टर लिंकेज से ऑलवेज कनेक्ट होते हैं। ओके सर। ठीक है, यस। तो आपको बेसिकली ये समझ में आ गया कि जब भी बेटा आप न्यूक्लिक एसिड बनाओगे तो आपको तीन चीजें जरूर याद रखनी है, पेंटोस शुगर, बेस और फास्फोरिक एसिड ग्रुप या फॉस्फेट ग्रुप, जो भी आप बोलो। ठीक है, और आपको पता है बेटा जब डीएनए और आरएनए बनते हैं ना, तो एक्चुअली में आपको शायद पता नहीं, आपने इतना बायोलॉजी तो नहीं पढ़ा है, तो बेटा वहां पर स्ट्रैंड्स बनते हैं, हेलिकल स्ट्रक्चर मिलता है। ट्रू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए बहुत फेमस है। जब भी डीएनए और आरएनए बनते हैं ना, एक्चुअल में जो मिलते हैं, बायोलॉजी वालों से पूछना, उनको पता होगा बेटा, स्ट्रैंड्स मिलते हैं। ओके। स्ट्रैंड्स क्या होते हैं, ये वो हेलिक्स फॉर्म में होते हैं। एक ऐसे बना दिया तुमने और एक ऐसे बना दिया, मान लो यहां से ये कनेक्ट होता है। स्ट्रैंड्स का मतलब ये होता है कि कनेक्ट होते हैं। अब कैसे कनेक्ट होते हैं, ये बेस के थ्रू कनेक्ट होते हैं, जैसे ए है, ये जी है, ये जी है, ये ए है, ऐसे कनेक्ट होते हैं। ओके। स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए या आरएनए बोलते हैं। अब हेलिक्स बनाना है ना, तो हेलिक्स में आपने ऐसे बना दिया, एक दूसरा हेलिक्स ऐसे बना दिया आपने, ये तो एक्चुअली इस फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, ओके। हो सकता है गुआनिन साइटोसाइन से बॉन्ड बना ले, हो सकता है यहाँ पर गुआनिन साइटोसाइन से बॉन्ड बना ले, एडेनिन गुआनिन से बना ले, थाइमिन साइटोसाइन से बना ले, ऐसे कनेक्ट होते हैं, ऐसे याद रखना। खैर इतना बायोलॉजी तो नहीं पढ़ रहा, हमें भी नहीं पता है इतना बायोलॉजी बेटा, बट याद रखना कैसे स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए। और mRNA, मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए, ये सब होते हैं, टाइप होते हैं आरएनए के। कभी पूछ ले, मुझे नहीं लगता कि इतना डिटेल में कोई पूछ जाएगा आपसे, क्योंकि केमिस्ट्री के एग्जाम में, बट मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए, ये सब एक दूसरे को मैसेंजर मैसेज का काम करते हैं, मतलब न्यूक्लिक एसिड की इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। ठीक है, तो आई होप बेटा न्यूक्लिक एसिड भी खत्म हो गया है। एक बार जरा न्यूक्लिक एसिड के नीचे कुछ थ्योरी दिया गया है, वो पढ़ लेना। मैं बता देता हूँ थ्योरी क्या है। वो थ्योरी बेसिकली आपका दिया गया है बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, एक बार जरा इसको देख लेना। ओके। हार्मोन तो खत्म हो गया, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया ले लेना उसका, अगर आपको टाइम मिले आज। ठीक है, और बायोलॉजिकल और हार्मोन्स। नहीं नहीं, हार्मोन्स तो खत्म है, मतलब सिलेबस से हटा दिया गया है, फिर भी बायोलॉजिकल थोड़ा सा इसका इंपॉर्टेंस देख लेना क्या है। ओके। तो न्यूक्लिक एसिड में हमने क्या क्या पढ़ा आपको मैं बताऊं आपको। न्यूक्लिक एसिड की अगर मैं बात करूं आपसे, तो बेटा मैंने यहाँ पर ज्यादा आपको नहीं बताया। एक तो डीएनए आरएनए बताया, डीएनए आरएनए का बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट समझाया, बेस समझाया। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर जो आएगा वो बेस का है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन बेस से आता है कि कौन कौन से बेस आते हैं। याद रखना है बेटा, बेस का स्ट्रक्चर दिया तो क्या है एनसीईआरटी में, लेकिन पूछा आज तक नहीं किया, तो उसको मैं पढ़ाता तो नहीं हूँ। अब बहुत ही किस्मत खराब है तो बात अलग है, वैसे मुझे नहीं लगता कि इतनी किस्मत भी खराब है। ठीक है, तो आज नहीं पूछा गया, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी नहीं पूछा गया डायरेक्टली एक्चुअली। तो ये स्ट्रक्चर की अगर बात करें बेटा, तो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड लिंकेज होती है। न्यूक्लियोसाइड में आपको पता है पेंटोस शुगर और बेस होता है,
बेस फर्स्ट कार्बन पे होता है, और न्यूक्लियोटाइड में आपका ऐसे होता है कि या फर्स्ट फिफ्थ कार्बन पे लगा होता है फॉस्फेट जैसे ग्रुप बेटा। इसके बाद फास्फोडाइस्टर लिंकेज मैंने समझा दी और स्ट्रैंड समझा दी। तो चलिए कल आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के और डाउट ढूंढिएगा, आप वहीं से शुरुआत करते हैं अपन। ओके सर। अभी आप देख लीजिएगा इसका भी एक्सरसाइज एक बार, और बायोमॉलिक्यूल्स का एक्सरसाइज देख लेना एक बार, अगर कोई क्वेश्चन इसमें हो तो देख लेते हैं, बट डाउट दूर करेंगे। ठीक है सर। चलो कल मिलते हैं, थैंक यू बेटा। थैंक यू सर। ओके। हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग बेटा। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हो तुलसी? ठीक हो? क्या पढ़ेंगे आज? केमिकल काइनेटिक्स। ओके, काइनेटिक्स पढ़ेंगे। क्वेश्चन से ही शुरुआत करें क्या? हाँ, आप क्वेश्चन ही करवा दीजिए। हाँ, वो ज्यादा सही रहता है मुझे मुझसे से, क्योंकि भाई थ्योरी पढ़ने से कोई बहुत ज्यादा लाभ नहीं है। हाँ। एक सेकंड बस। आता हूँ। बेटा इधर एग्जाम कब है आपका? एग्जाम अप्रैल का लास्ट में है। सर लेट है क्या? 28। हाँ, थोड़ा सा लेट है। 28 से लेके 30 तक, उसमें किसी भी हम्म। दिन पढ़ सकता है। सर लेट क्यों किया? क्या पता। मई का भी बहुत लेट में है। मई का भी लास्ट मंथ का लास्ट एंड में है। मुझे लगता है कि ये बोर्ड एग्जाम की वजह से हुआ है। हाँ, मुझे भी लगता है जून में है ना बोर्ड्स। हम्म। चलो। इस पे 2019 से ही क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ताकि आपको आइडिया लगेगा कि एक्चुअली क्वेश्चन का ट्रेंड क्या है। तो ये पूछ रहा है आपसे, सबसे पहले क्वेश्चन की बात है बेटा, यहाँ पर आपको दिया गया है, क्वेश्चन है ट्वाइस ऑफ N2O5 close to 4 of NO2 प्लस O2 बेटा। उसने आप जो बात कर रहे थे ना एल्डोल कंडेंसेशन की, चाहे बेटा वो इंटरमॉलिक्यूलर हो या इंट्रामॉलिक्यूलर हो, एसिड और बेस दोनों के प्रेजेंस में हो सकता है। हालांकि हम लोगों ने बेस के प्रेजेंस में पढ़ा है, बट एसिड कैटेलाइज भी होता है, ठीक है। अच्छा। हाँ। बेटा बोल रहा है जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, आप जो उस दिन क्वेश्चन दिए थे वो सर्किल वाला, वो तो नरेंद्र अवस्थी का मुझे लग रहा है। हाँ, उसका ही है। मैं वो बुक डाउनलोड किया हूँ। बढ़िया बढ़िया। और सर, ये जीआरबी का ओपी टंडन का बुक कैसा है? अच्छा होता है, अभी अभी इतना टाइम नहीं है मुझे लगता है, आप पुराने ईयर्स पे ही फोकस करो, 2-3 बार हाँ। लगाओगे तो उसपे कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होता है। ठीक है, अभी फिजिकल लगाओ, एक लगा लो अभी, ऑर्गेनिक के लिए आप मुझे हाँ, मैं पुराने फिजिकली क्वेश्चन लगा लगाओ। रहा हूँ। हाँ, फिजिकली कर रहा हूँ, क्योंकि मतलब फिजिकल के लिए जितना क्वेश्चन करूंगा उतना अच्छा रहेगा हाँ। ना। इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी को बार बार रिवाइज करो भाई, एनसीईआरटी आपने इनऑर्गेनिक छोड़ी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको छोड़नी चाहिए, अभी भी टाइम है आपके पास। अच्छा। हम्म। अब उसको पढ़ो, कम पढ़ो बट पढ़ो।
चलिए खैर, आपको बेटा यहाँ पर ये डेटा दिया गया, मैं समझा देता हूँ। एक रिएक्शन दी गई है, इनिशियल कंसंट्रेशन N2O5 का दिया गया है, बाद का कंसंट्रेशन दिया गया है, 30 मिनट में ऐसा हो जाता है। आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन, आपको NO2 का बनाना है, N2O5 NO2 का रेट ऑफ फॉर्मेशन बनाना है। और ऑप्शन यहाँ पर ऐसे दिए गए हैं 4.17, 1.67, 8.333, 2.083, ऐसे ऑप्शन दिए गए। देखो बेटा, सबसे पहले आपको रेट चाहिए, रेट ऑफ फॉर्मेशन चाहिए। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट जब भी बोल दिया गया तो आपको रेट इक्वेशन लगानी पड़ेगी। रेट इक्वेशन का मतलब है 1/2 इंटू चेंज इन कंसंट्रेशन, मतलब रेट ऑफ N2O5 ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू अपॉन टाइम भी कर सकते हैं, प्लस 1/4 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन चेंज इन टाइम। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर? नहीं सर। अब देखो बेटा, यहाँ पर कितना चेंज हुआ है, 0.25 का चेंज हुआ है और 30 मिनट पे चेंज हुआ है। यहाँ पर हम लोग लेते एक्स पूरा ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर तोड़ा, यहाँ पर 2 बन गया, तो ये बन गया x की वैल्यू आई 2 इंटू 0.25 अपॉन 30। दैट मीन्स बेटा ये आ गया 0.5 अपॉन 30 और ये आ गया आपका 1/600, ऐसा आ गया। आप शायद समझ सकते हो इसको। दैट इज -2 इंटू 1/6 और ये तो 1.67 होता है इंटू 10⁻⁻3। ठीक है? ठीक है। कोई दिक्कत? नहीं सर, ठीक है। बस कैलकुलेशन सही है ना? देखो जरा, कैलकुलेशन सही, गलत हो गया कहीं? नहीं ठीक है ये। यानी यहाँ 60 हो गया आई थिंक, आपने 600 लिख दिया है। देखो ध्यान से, क्यों, क्या मानते हो आप? नहीं 600 ही ना, 60 होगा, 60 होगा। हाँ, तो यहाँ पर 10⁻⁻2 हो जाएगा मेरे आंसर में। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, तो कर ही लोगे। खैर, पहला सवाल ये था, एक सवाल मैं दे रहा हूँ, आप ट्राई करना तरह से, अदरवाइज मैं तो दिया गया है x से YB log 10 to the power log base dA अपॉन dt। यहाँ पर दिया हुआ है log 10 to the base 10 dB अपॉन dt प्लस 0.3010, ऐसा दिया गया है। बोल रहा है A और B रिस्पेक्टिवली क्या है। A और B क्या है? पहला है N ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। B दिया गया है H2 एंड C2H6। थर्ड दिया गया है C2H4 C4H8 और D दिया गया है N2O4 सॉरी और NO2, ये दिया गया। ठीक है, एक बार सोच लो इसको और फिर मुझे बताओ कैसे करेंगे। सर 0.3010 log 2 का वैल्यू होता यस है। यस बेटा, इट इज द वैल्यू ऑफ log 2। तो मेरा x/y का रेशियो 2 आ रहा है। हाँ, इसका मतलब वहां से 2/4, क्योंकि क्योंकि यहाँ पर ऐसा है ना, ट्वाइस ऑफ NO2 जब करोगे आप तो N2O4 मिल जाएगा आपको। ये x है और ये y है बेटा, तो xy/2 ही तो 2/1 ही तो है। हाँ। कोई दिक्कत? नहीं सर, ठीक है।